तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा उसमें हम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म कर चुके थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म कर लिया है। रही बात ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, यानी कि मैं बातचीत कर रही हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हम लोगों को अभी तक पता क्या क्या है। हमको ये पता है कि जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम लोग जानते हैं। पॉइंट नंबर 2, हम लोगों को ये चीज़ पता है कि आप लोगों का ये जो हार्ट है ये वर्क किस तरीके से करता है, आपको हार्ट की वर्किंग पता है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ डबल सर्कुलेशन। हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर जिस मैनर में ब्लड फ्लो होता है उस मैनर को बेसिकली हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये डबल सर्कुलेशन पढ़ने के लिए क्या हम लोगों को कुछ अलग से नए टॉपिक सीखने होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जो आपने अभी तक पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में और वर्किंग ऑफ हार्ट में, बस ख़त्म। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं तो ऐसे केस में डबल सर्कुलेशन तुम लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा और आसान सा टॉपिक है जिसमें कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम लोगों की पहले बातचीत हुई थी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को फ़िलहाल हम लोगों ने अपने 10th स्टैंडर्ड के लेवल में 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। एक किया था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा हमने क्लासिफाई किया था आप लोगों का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कौन से वाले सिस्टम को फॉलो करती है? वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करती है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको अगेन हमारी बॉडी के विथ इन 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, डिपेंड कि उस सर्कुलेशन में कौन इन्वॉल्व है। अगर सर्कुलेशन में ब्लड इन्वॉल्व होता है तो उसको आप एक अलग नाम देते हो सर्कुलेटरी सिस्टम को। अगर सर्कुलेशन में लिम्फ इन्वॉल्व होती है तो आप उसको एक अलग नाम देते हो। जैसे कि ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि अगर ब्लड इन्वॉल्व रहे उस पर्टिकुलर सर्कुलेशन में तो वहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है, उस पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? आप लोगों का याद आ रहा है किसी को? ब्लड अगर इन्वॉल्व होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में तो उसे क्या कहते हैं? अगर लिम्फ इन्वॉल्व होता है तो उसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अगर ब्लड इन्वॉल्व होता है तब उसको कौन सा वाला कहेंगे? सिंपल, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ भी कठिन नहीं है ना। तो अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम को मैं CS लिख देती हूँ और अगर लिम्फ इन्वॉल्व होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग अभी तक लिम्फेटिक पढ़ने के हैं, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। अच्छा, अब जो बात है, क्या हमने ब्लड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया क्या? बिल्कुल, हमने ब्लड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, लेकिन ये जो ब्लड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, इस पर्टिकुलरली सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग कहते हैं आप लोगों का डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी ब्लड वाले सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा जाता है वो हम सीखते हैं, बट इसी पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के और फर्दर 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें से एक क्लासिफिकेशन को कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा वाला आपका कहलाता है, बोलो क्या? सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इस तरीके से, क्या ये बात समझ रहे हो? यानी कि डबल सर्कुलेशन कोई अलग से पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है। आप जो नॉर्मली पढ़े हो ना अभी तक ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग किस तरीके से होती है, बस ये वही है। बस इसको थोड़ा सा हम वापस से रिकॉल करेंगे और रिकॉल करने के बाद क्या करेंगे? समझ लेंगे कि पल्मोनरी कब कहा जाता है और सिस्टेमिक कब कहा जाता है। यानी कि इन शॉर्ट में अगर मैं तुमसे कहूँ, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि आपका पल्मोनरी, ठीक है, और आप लोगों का सिस्टेमिक, अगर इन दोनों चीज़ों को मैं ऐड करूँ तो जाके हम लोगों का क्या बनता है? एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। और इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोगों का कौन सा सिस्टम कहते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहा जाता है? आप लोगों का डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर है? बस डन। अब जैसे हम लोगों ने बातचीत की थी पुरानी क्लासेस में, उस पुरानी क्लासेस के बातचीत के हिसाब से इस डायग्राम को देखो। जैसे अभी
अब देखो कैसा है, ब्लू कलर का जो आपको ये ब्लड दिख रहा है इस तरफ, ये आप लोगों का कौन सा ब्लड है, ये आप लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर का दिखता है, बस वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से दिखाएंगे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग रेड कलर से दिखाएंगे, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर में ब्लू कलर का ब्लड घूमता है। अच्छा, अब ये जो ये वाला पार्ट है इसमें कैसा है, देखो रेड कलर का मूवमेंट दिख रहा है, इसका मतलब ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है ये आप लोगों का, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, और जैसा कि हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा था, ये जो बीच का आपको पार्टीशन सा दिख रहा है, दिस पार्टीशन इज नोन एज व्हाट, सेप्टम, ठीक है। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक सेप्टम नहीं है, बाद में बातचीत करते हैं इस पर। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले पोर्शन को, ये जो इतना पोर्शन होता है, ठीक है, इस पार्टीशन के इस तरफ का टॉप पोर्शन, ठीक है, देखो बीच में आपको ये एक तरीके की लाइन सी दिख रही है, ठीक है, ये एक तरीके की लाइन सी दिख रही है, ये देखो इस तरीके का, ये इस तरीके का कुछ मूवमेंट दिख रहा है, ध्यान से अगर देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे तो पतले पतले। तो बेसिकली दिस पार्ट इज नोन एज आप लोगों का विच पार्ट, ये कौन सा पार्ट कहलाता है, राइट। अब राइट में भी इसको मैं कौन सा वाला नाम देते हैं, राइट में भी इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टॉप पार्ट को हम लोग कहते हैं एट्रियम। और ये जो बॉटम पार्ट है, दिस बॉटम पार्ट इज नोन एज आप लोगों का राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली इस तरफ में जो ये टॉप पार्ट है ये क्या कहलाता है बताओ, ये कहलाता है आप लोगों का लेफ्ट एट्रियम, और ये जो बॉटम पार्ट है ये क्या कहलाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या हमने ये चीज़ें पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी थी। अब बात ऐसी है, ये ग्रीन कलर का ब्लड आ कहाँ से रहा है, तो देखो ये आप लोगों की, ये जो है ये आप लोगों की पर्टिकुलरली वो नस है, ठीक है, ये आप लोगों की पर्टिकुलरली वो नस है जो क्या कर रही है, आप लोगों का गंदा वाला खून, पूरी बॉडी से जितना भी गंदा खून है, सारे गंदे खून को देखो यहाँ से अंदर डाल रही है। देखो चेक करो, यहाँ से खून अंदर जा रहा है ना, ये देखो कैसा अचानक से वो नीला कलर का खून ऊपर से टपक के आता है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ के रख चुके हैं। ये हम लोगों की कौन है, वेना कावा है। इसका काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आना। तो यानी कि बॉडी का जो राइट एट्रियम है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है वेना कावा के थ्रू, ओके। फिर वो क्या करता है बॉडी का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से नीचे राइट एट्रियम से कहाँ शिफ्ट हो जाता है, नीचे शिफ्ट हो जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब ध्यान से देखना, राइट वेंट्रिकल को जब हम लोग क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो देखो उसका ब्लू कलर का ब्लड तुम्हें नहीं लगता उचक के यहाँ जा रहा है, चेक करो, उचक के वो वहाँ घुस गया, देखो बराबर दिख रहा है, वो उचक के वहाँ घुस गया। दिस इज नोन एज आप लोगों का पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी बोलो कहाँ से जाती है, कहाँ को जाती है, लंग्स के पास जाती है। तो बेसिकली वेना कावा ने जो ब्लड राइट एट्रियम को दिया, राइट एट्रियम ने वो ब्लड उठाकर किसको दे दिया, आप लोगों के राइट वेंट्रिकल्स को दिया, और राइट वेंट्रिकल्स ने वही ब्लड किसको दे दिया, पल्मोनरी आर्टरी को दे दिया। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मान के चलते हैं, ये मान लेते हैं मेरा हार्ट है, ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा हार्ट है, तो इस हार्ट को क्या दिया जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जा रहा है ना। वेना कावा आ रही है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आई। वेना कावा कैसे ब्लड को लेकर आई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको लिख देते हैं डीओबी। अच्छा, ये उसने लाकर कि हार्ट के किस पार्ट को दिया, एज वी नो हार्ट के टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दिया जाता है, अपर चैम्बर को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट आप लोगों का एट्रियम कहते हैं। फिर यही ब्लड आप लोगों का कहाँ पास कर दिया जाता है, नीचे, ये देखो ऐसे पास कर दिया जाता है ना। किसको पास कर दिया जाता है, आप लोगों के राइट वेंट्रिकल को पास कर दिया जाता है। यानी कि बेसिकली वेना कावा से आया हुआ ब्लड कहाँ गया, आप लोगों के राइट एट्रियम में गया, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल में गया, और फिर राइट वेंट्रिकल से निकल के ऊपर लंग्स के पास जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। क्या ये बात समझ में आ रहा है, मतलब बॉडी का सारा गंदा खून लाके कहाँ दे दिया गया, लंग्स को। चलो ठीक है, जिस तरीके से वेना कावा आप लोगों का गंदा खून लाकर उस पर्टिकुलर राइट एट्रियम को देती है, तो सिमिलरली जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी ने गंदा खून जाके लंग्स को दिया था, अब यहाँ पे कहीं बैठा है लंग्स, यहाँ पे बैठा है लंग्स क्या करता है बताओ, इस गंदे खून को पल्मोनरी आर्टरी से ले लेता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, और उस खून को वापस से ऑक्सीजनेटेड करके क्या करता है बताओ, यहाँ से अंदर डाल देता है, ये इस तरीके से।
और इस पर्टिकुलर जगह को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। यानी कि आप लोगों का लंग्स जो है उस गंदे खून को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाकर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा वापस से लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा देता है। यानी कि बेसिकली हार्ट के जो अपर 2 चैम्बर्स हैं उनको ब्लड मिलता है, हार्ट के जो अपर 2 चैम्बर्स हैं उनको ब्लड मिलता है। आपके राइट वाले पोर्शन को ब्लड कहाँ से मिलता है, आप लोगों के राइट वाले पोर्शन को ब्लड कहाँ से मिलता है, वेना कावा से, डीऑक्सीजनेटेड। और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको कौन सा ब्लड मिलता है, पल्मोनरी वेन मिलता है, कहाँ से, आपके लंग्स से। फिर वही आपका लेफ्ट एट्रियम इस ब्लड को नीचे फेंक देता है, यहाँ पर है ना, कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे। और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, यही ब्लड देखो उचक के ही देखो ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब अंदर से एक पाइप निकल रही है। बेसिकली वो पाइप ये है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका एरोटा। और एरोटा कहाँ जाती है, बॉडी पार्ट्स के पास जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस में अगर तुम ध्यान दोगे तो 2 बार ब्लड बॉडी के अंदर आ रहा है। एक बार गंदा वाला ब्लड अंदर आ रहा है और एक बार वही गंदे ब्लड को अच्छे से करके वापस कहाँ डाला जा रहा है, हार्ट के अंदर डाला जा रहा है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलरली सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट में ब्लड 2 बार एंट्री लेता है। पहले एंट्री लेता है वो किसके लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में, और उसके बाद दूसरी बार वो एंट्री किस फॉर्म में लेता है, लंग्स के पास से अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरा हार्ट है तो इस हार्ट के अंदर ब्लड आया, ठीक है, ये कौन सा ब्लड है बोलो, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और फिर बाद में ये चला भी जाता है, कहाँ जाता है उस पर फोकस मत करना, लेकिन इसी हार्ट को एक और बार फिर से क्या मिलता है, फिर से एक और बार ब्लड मिलता है। और ये ब्लड उसको कौन देता है, पल्मोनरी वेन देती है। कहाँ से आती है पल्मोनरी वेन, फ्रॉम लंग से आती है। और ये इसको कौन सा ब्लड देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि हार्ट को 2 बार ब्लड मिलता है, ठीक है, हार्ट को क्या मिलता है, 2 बार ब्लड मिलता है। हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है रिसीव ब्लड 2 टाइम्स, 2 बार उसको मिलता है, ठीक है। एक बार उसको मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार उसको मिलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये बात समझ में आ रही है, 2 बार, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट के अंदर आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट के अंदर आता है, ठीक है, दोनों। और बस इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का डबल सर्कुलेशन कहते हैं, कि हार्ट के अंदर से ब्लड 2 टाइम्स पास हो रहा है। अभी मैं तुम्हें आगे बताऊंगी कि जो आपकी मछली होती है उस मछली के अंदर में जो ब्लड होता है वो सिर्फ एक ही बार एंट्री लेता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। मछली का जो हार्ट होता है ना, मछली के हार्ट के अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और जैसे हम लोगों की बॉडी में गया भले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बट क्या हार्ट ने उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया था क्या, नहीं। ऑक्सीजनेट करने का काम किसका था, लंग्स का था। तो ये लंग्स क्या करती थी बताओ, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरी लंग्स हैं तो ये लंग्स क्या करती हैं बताओ, हम ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट को देते हैं, हार्ट इसको लंग्स को देता है और लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करके वापस से कहाँ भेज देती हैं, आप लोगों के हार्ट के अंदर भेज देती है। यानी कि ये साइकिल तुम्हें समझ में आ रही है कि आपने बॉडी पार्ट्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया, हार्ट को दिया, हार्ट ने वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को दिया और लंग्स ने उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर दिया बोलो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाकर वापस से हार्ट के अंदर दे दिया, है ना। तो यहाँ पे देखो टोटल 2 बार मूवमेंट हो रहा है। पहला मूवमेंट कहाँ हो रहा है, बॉडी पार्ट से हार्ट और हार्ट से लंग्स, ये पहला मूवमेंट। और उसके बाद जो दूसरा मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, लंग्स से डायरेक्टली आपका हार्ट और हार्ट से ये चीज वापस से कहाँ आती है, ऑब्वियसली हार्ट क्या करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से किसको दे देता है, बॉडी पार्ट्स को दे देता है। दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको 2 टाइप का पाथवे है। बोलो पहला पाथवे क्या है, पहला पाथवे क्या है कि जो बॉडी पार्ट्स हैं उस बॉडी पार्ट से आपने ये ब्लड कहाँ दिया, हार्ट को दिया और हार्ट ने इसको किसको दे दिया, लंग्स को दे दिया, ये पहला पाथवे। और दूसरा पाथ क्या है कि लंग्स ने अब क्या किया, वापस से हार्ट को दिया और हार्ट ने वापस से क्या कर दिया, बॉडी पार्ट्स को दे दिया। ये है आपका दूसरा पाथवे। ऊपर वाली साइकिल में बॉडी पार्ट से जो ब्लड जाता था वो डीऑक्सीजनेटेड होता था, लंग्स को जो ब्लड मिलता था वो डीऑक्सीजनेटेड होता था।
दूसरी वाली पाथवे में बोलो क्या हुआ, दूसरी वाली पाथवे में लंग्स ने उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजनेटेड। कैसे करते हैं भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी कि अब लंग्स के पास कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आगे किसको दे देती है, हार्ट को दे देती है, और वही हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर किसको पास कर देता है, बॉडी पार्ट्स को कर देता है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप लोगों का जो ब्लड है वो 2 टाइम्स क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। कहाँ से फ्लो हो रहा है, आप लोगों के हार्ट से फ्लो हो रहा है। अब क्योंकि वो 2 टाइम्स आपके हार्ट से वो ब्लड फ्लो हो रहा है, इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो दिस इज डबल सर्कुलेशन, यानी कि 2 टाइम्स आपका जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर से पास होके गुजरता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। क्या यहाँ तक क्लियर है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरीके से हार्ट में घुसा, और हमने उस पर्टिकुलर सिस्टम को आप लोगों का डबल सर्कुलेशन क्यों कहा, कि एक कार्डियक साइकिल में आप लोगों के एक कार्डियक साइकिल में ब्लड हार्ट के अंदर से कितनी बार गुजर रहा है, आप लोगों का 2 बार गुजर रहा है ना। एक बार अंदर आ रहा है और दूसरी बार भी अंदर आ रहा है, बट एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। अब ये जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम को कहा जाता है पल्मोनरी, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरे को कहा जाता है सिस्टेमिक आप लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या ये कोई बहुत कठिन वर्ड है क्या, बिल्कुल नहीं, बहुत ही सिंपल वर्ड है, ध्यान से समझते हैं। क्या है, आप लोगों को हार्ट की फंक्शनिंग तो पता है ना, क्या होता है हार्ट में, बस उस फंक्शनिंग को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा रफ डायग्राम हम बनाते हैं और हमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेट्स से ये आप लोगों का हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, स्पेलिंग लिख देते हैं। हार्ट के ऊपर की तरफ किसको बना लेते हैं, लंग्स को बना लेते हैं। यहाँ पे ये आप लोगों के कौन है, बोलो, लंग्स है। इसके नीचे की तरफ किसको बना लेते हैं, बॉडी पार्ट्स को बना लेते हैं। ये बॉडी पार्ट्स, स्पेलिंग लिख लेना पूरी। अब बताओ होता क्या है, हार्ट से गंदा खून कहाँ जाता है, लंग्स के पास। ये तो मानते हो ना, कैसे जाता है उस पर प्लीज फोकस मत करो, बट ये गंदा खून कहाँ जाता है, लंग्स के पास। चलो इसको हम करते हैं ब्लू कलर से बनाते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं ब्लू कलर से। हार्ट के पास से गंदा खून निकल के कहाँ गया, आप लोगों के लंग्स के पास। यार यार तो विजिबल ही नहीं है, रुको 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 रुको, कोई अच्छा कलर, ठीक है। हार्ट के पास से गंदा गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास गया, लंग्स के पास गया, और फिर वही लंग्स उसको क्या करती है, ऑक्सीजनेट कर देती है और वापस से किसके पास भेज देती है, हार्ट के पास भेज देती है। ये तो मानते हो, है ना, ये तो मानते हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकल के लंग्स के पास जाता है और लंग्स के पास से वापस से ऑक्सीजनेटेड बनकर हार्ट के पास आ जाता है। ये समझ में आ रहा है, ओके। अब बात यह है कि हार्ट ने जो लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, ठीक है, यहां देखो, हार्ट ने लंग्स को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास खुद कहां से आया। तो हमने तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और वर्किंग ऑफ हार्ट तो पूरी पढ़ी है। तो हार्ट के पास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सारे बॉडी पार्ट्स के से कलेक्ट करके, इंक्लूडिंग हार्ट। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में भी बताई है, वर्किंग ऑफ हार्ट में भी बताई है ना, कि बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब बेसिकली हमारा सर, हमारा गला, हमारा कान, हमारे कंधे, ऐसी ऐसी जगहों से अपर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सुपीरियर वेना कावा की, गंदा खून। और बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है, उस नीचे वाले पार्ट से गंदा खून कलेक्ट करके लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इंफीरियर वेना कावा की। और इवन हार्ट खुद एक ऑर्गन है, तो उसको भी तो ब्लड लग रहा होगा, वहां पे भी तो CO2 प्रोड्यूस हुई होगी, तो उस CO2 को कलेक्ट करके लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपके हार्ट के अंदर में पर्टिकुलर एक साइनस होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। बेसिकली हर जगह से गंदा खून कलेक्ट करके आता है, कहां पर, हार्ट के पास तक। यानी कि हार्ट जो गंदा खून आगे आपके लंग्स को देती है, लंग्स को एवी नहीं मिल जाता है वो गंदा खून, वो गंदा खून उन्हें कहाँ से मिलता है, उनको बॉडी पार्ट से मिलता है। यानी क्या मैं इस चीज को ऐसे बना सकती हूँ कि ये जो गंदा खून था जो हमने लंग्स को दिया,
ये गंदा खून बेसिकली बॉडी से पहले हार्ट को दिया गया और फिर हार्ट ने इसी गंदे खून को किसको दे दिया, आप लोगों के लंग्स को। समझ रहे हो? अच्छा, जब यही लंग्स इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट को देंगे तो हार्ट क्या उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर स्टोर करके रखती है क्या? नहीं ना। हमने ये चीज पढ़ी है कि हार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। जैसे घर में पानी चढ़ाने के लिए मोटर होती है ना, वैसे ये क्या है, ब्लड को पंप करने के लिए ऑर्गन है और कुछ नहीं। लंग्स और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स आपस में सीधे सीधे डायरेक्ट बातचीत नहीं करते, बीच में उनके बैठा रहता है कौन, हार्ट। तो बेसिकली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी लंग्स को मिलेगा, लंग्स इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फिर से क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। फिर से क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। खुद के पास नहीं रखता, ना तो हार्ट अपने पास गंदा खून रखता है, ना तो हार्ट अपने पास अच्छा खून रखता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इस पूरी प्रोसेस में अगर मैं यहाँ से बीच से एक लाइन क्रिएट कर दूँ, यहाँ से अगर बीच से मैं एक लाइन क्रिएट कर दूँ, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दूँ, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो ऊपर वाला साइकिल है, जो ऊपर वाला पाथवे है, इस पर्टिकुलर पाथवे में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? यहाँ पे ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व हैं वो है लंग्स प्लस हार्ट। मतलब खून का आदान प्रदान किसके बीच में हो रहा है, लंग्स प्लस हार्ट के बीच में हो रहा है। और जो नीचे वाला पाथवे है उसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, उसमें आपके बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व है, प्लस वहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, हार्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, क्या ये बात समझ में? बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व है और क्या इन्वॉल्व है आप लोगों का, हार्ट इन्वॉल्व है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, बस इसी को हम आसान शब्दों में कन्वर्ट कर लेते हैं कि इस प्रकार से जो लंग्स प्लस हार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जो ब्लड का आदान प्रदान लंग्स और हार्ट के बीच में होता है, इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो बॉडी पार्ट्स और हार्ट्स के बीच में होता है, इसको कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। वॉज इट हार्ड? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, बहुत ही आसान टॉपिक था। आराम से हम लोगों का ये कवर हो गया। ठीक है, आराम से एकदम। समझ रहे हो? क्या हमने साइकिल ये चीज़ पहले से पढ़ी है, एक बार मैंने तुम्हें रिकॉल भी करा दिया, दूसरी बार भी रिकॉल कराया, इसी डायग्राम को देख के तीसरी बार भी रिकॉल कराया कि क्यों उसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और फाइनली डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में पल्मोनरी क्या होता है, सिस्टमिक क्या होता है, हमें पता चल गया। सो इफ समबडी वुड आस्क यू व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्या तुम उसको नहीं बता पाओगे कि ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें ब्लड का आदान प्रदान लंग्स और हार्ट के बीच में होता है ना। और जो सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम है, यह आप लोगों का बेसिकली एक ऐसा पाथवे है जहाँ पे आपके ब्लड का आदान प्रदान किसके बीच में होता है, हार्ट और अदर बॉडी पार्ट्स के बीच में होता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? बस इतना सिंपल टॉपिक था। देखो ये तो हमको कम से कम अब ये तो पता चल गया व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर क्लोज में ब्लड क्या है होता है, मतलब दो होते हैं ना उसके पास, एक ब्लड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फ वाला। तो ब्लड वाला कैसे काम करता है ये हमने पढ़ लिया, लिम्फ वाला हम पढ़ने के हैं, लेकिन उस ब्लड वाले को डबल क्यों कहा जाता है हमने ये सीखा। उस डबल में उसको पल्मोनरी और सिस्टमिक किस तरीके से कहा गया हमने ये सीखा। अब ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ इस प्रकार का है, जो मैंने ऊपर रफ डायग्राम बनाया ना, यही रफ डायग्राम देखो यहाँ पर है, ठीक है। वही रफ डायग्राम है बेसिकली, और कुछ नहीं है कि वही रफ डायग्राम है और कुछ भी नहीं है। देखो ये रफ डायग्राम दिख रहा है कैसे लंग्स से फिर वो हार्ट पे गया, बॉडी पार्ट्स में गया, फिर वापस से वो हार्ट में गया, फिर से लंग्स में गया, लंग्स ने उसको डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया, राइट। ये प्रोसेस चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, ठीक है। बराबर ये प्रोसेस क्या होती है आप लोगों की, चलती गई एकदम, बार बार होती गई, बार बार ये प्रोसेस होती गई, है ना। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का डबल। और हार्ट से ऊपर जो लंग्स वाला हिस्सा है, हार्ट के ऊपर जो लंग्स वाला हिस्सा है, इस पर्टिकुलर हिस्से को हमने क्या नाम दे दिया, पल्मोनरी। और उसी हार्ट से जो नीचे वाला हिस्सा है बॉडी पार्ट्स का, इसका हमने नाम क्या दे दिया, सिस्टमिक। डन, ओके। अब ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलता कहाँ है, वेयर डू यू फाइंड दिस डबल सर्कुलेटरी सिस्टम।
हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ऑब्वियस है, हम उसी का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर तो डेफिनेटली आप लोगों को क्या मिलेगा, इस प्रकार से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। बट ह्यूमन बॉडी के अलावा किन किन ऑर्गेनिजम्स में ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो देखो, जब तुम 9वीं कक्षा में थे तो 9वीं कक्षा में तुमने पूरा का पूरा प्लांट और एनिमल का काफ़ी अच्छे तरीके से एक क्लासिफिकेशन सीखा था, जहाँ पे हम लोग उनको क्लासिफाई करते हैं, है ना, कि वो वर्टिब्रेट्स हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो मैं सारी कहानी तो रिपीट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए कि वर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन किए गए, है ना, वर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन किए गए। उस क्लासिफिकेशन में जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म था, या फिर मैं ये कहूँ जो सबसे पहला वर्टिब्रेट था, आप लोगों की पीसीज, उसको हम कहते हैं पीसीज। पीसीज का मतलब होता है मछलियाँ, ठीक है, फिश वाले लोगों को बेसिकली पीसीज कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं उनसे थोड़े और डेवलप्ड। ऑब्वियस है, तुम आगे पढ़ोगे चैप्टर में कि इवोल्यूशन होती है ऑर्गेनिज्म में, और एक ऑर्गेनिज्म से ही दूसरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है वो हमारा सिलेबस नहीं है, बट डेवलपमेंट ऐसे ही होती है। अचानक से आसमान से क्रोकोडाइल टपक के आ गया, ऐसा नहीं होता है। अचानक से ऊपर से आसमान से नीचे टपक के आ गया एक आदमी, ऐसा नहीं होता है। इवोल्यूशन हुई, तो पीसीज के बाद उनसे बेटर वर्टिब्रेट्स बने आप लोगों के एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब वो मेंढक टाइप के लोग जो ज़मीन और पानी दोनों जगह रहते हैं। फिर उससे ज़्यादा बेटर इवॉल्व हुआ तो वो बन गया आप लोगों का लेट से रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब ये आपके क्रॉल करने वाले लोग, है ना, स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, इस टाइप के लोगों को मैं नाम दे रही हूँ। और वो उनसे और ज़्यादा अच्छा बेटर होती हैं आप लोगों के एव्स। एव्स का मतलब बेसिकली होता है बर्ड्स जो उड़ते हैं। और उसके बाद आ गए आप लोगों के मैमल्स। मैमल्स यानी कि हम लोग जो रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस के दौरान बच्चों को जन्म देते हैं। तुम देखना कुछ कुछ लोग इन द सेंस कहीं कहीं बच्चे डायरेक्टली जन्म नहीं लेते। मुर्गियों में कैसा होता है, पहले अंडे होते हैं, फिर अंडे से बच्चे पैदा होते हैं। चिड़िया के भी पहले अंडे होते हैं, फिर अंडे से बच्चे बनते हैं। लेकिन हमारे इसमें अंडा तो ही ना होता है, हमारे इसमें तो डायरेक्टली बच्चा निकलता है ना। तो ये हो गया आप लोगों के मैमल्स। तो देखो, मैमल्स यानी कि अब तक का सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मेरे को एलियंस वगैरह के बारे में नहीं पता, तो सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मैमल्स और एव्स की जो ये कैटेगरी होती है, दिस कैटेगरी, ठीक है, इन कैटेगरी में जो जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब देखो, सिर्फ ह्यूमन बीइंग बच्चे रहता है ऐसा तो नहीं होता है। गाय का भी बछड़ा होता है ना, काफ, लायन का कब होता है। और बचपन में अपन पढ़ते हैं ना बहुत सारे एनिमल्स और उनके यंग वंस। अब तो भैया मुझे वो उतना याद भी नहीं है। डॉग के पपीज होते हैं, कैट के किटन्स होते हैं। तो ये भी तो वो ऑर्गेनिजम्स है जो बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सिर्फ हम नहीं, जितने भी मैमल्स और जितने भी एव्स होते हैं, इनके अंदर पाया जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सिर्फ हम नहीं। सो इफ यू थिंक कि सिर्फ हमारे अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, नो, एव्स प्लस मैमल्स, इन दोनों वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या पाया जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमें ऑलरेडी, तो मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, उस दिन भी हमारा इस टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था। अच्छा, अब जो सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपलेस्ट मतलब जो सबसे पहला वर्टिब्रेट आप मान के चलिए, उसके अंदर डबल सर्कुलेशन तो होगा नहीं। तुम ये देखो, जब आज से कई सालों पहले 2000 के एरा के दौरान, 2001 2002 के समय, नोकिया के छोटे छोटे कीपैड वाले फोन आया करते थे। वो उस जमाने के सबसे, मतलब कह सकते हो कि किसी के पास अगर वो फोन है तो उसका माना जाएगा, हाँ भाई तू तो बड़ा रईस इंसान है। लेकिन अब तुम उस कीपैड वाले फोन की तुलना करो अपने आज के जमाने के फोन से, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें उस कीपैड वाले फोन से और पुराना जाना है तो लैंडलाइंस चलते थे। लैंडलाइंस में बटन थे। फिर उससे और पुराने जाते ऐसे ट्रिंग ट्रिंग ऐसे गोल गोल घुमाते हुए अपन को दिखता था। मैंने तो आज कभी वो फोन देखा नहीं, हमारी मम्मी बताती कि ऐसे गोल गोल घुमाने वाले फोन होते थे। और भी बहुत पुरानी पुरानी टेक्नोलॉजीज में आप जाओ तो कैसा दिखेगा कि समय के साथ साथ चीजें अपग्रेड हुई, डिग्रेड तो नहीं हुई। हाँ, लेकिन तुम लोग डिग्रेड होते हो, जैसे जैसे बड़े होते जाते हो वैसे वैसे गधे बनते जाते हो, बचपन में ज्यादा बेटर होते हो। तो ऐसे केस में समय के साथ साथ चीजें अपग्रेड हुई, डिग्रेड नहीं हुई।
तो सिमिलरली पीसी से ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म मेमल्स एंड एव्स है, अगर उनके अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है तो आपके जो सबसे स्टार्टिंग इनिशियल वाले पीसीज होंगे उनके अंदर हो सकता है उनके अंदर भी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट कभी उनसे ये नहीं हो सकता कि पीसीज के अंदर तो भैया ट्रिपल सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्वाड्रल सर्कुलेटरी सिस्टम है। मतलब मैमल्स के कंपेयर के हो भी सकते हैं या मैमल्स से कम हो सकते हैं, बट कभी भी ये लोग मैमल से ज़्यादा नहीं हो सकते, कभी भी ये लोग मैमल से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जो पीसीज होती हैं, पीसीज मैमल्स के बराबर की नहीं होती, ये मैमल से कम होती हैं और इन लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसको हम लोग कहते हैं सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब होता है कि जब एक कार्डियक, ठीक है, जब एक कार्डियक साइकिल होती है तो उस एक कार्डियक साइकिल के दौरान सिर्फ एक ही बार ब्लड बॉडी के अंदर जाता है। डन। और आप लोगों के ये जो होते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स ये ना तो सिंगल होते हैं ना तो ये डबल होते हैं, ये 1 और 2 के बीच के होते हैं, यानी कि ये होते हैं 1.5 सर्कुलेटरी सिस्टम। सुनने में अजीब लगेगा, अरे मैडम ये 1.5 सर्कुलेटरी सिस्टम क्या? एग्जैक्टली इन लोगों का ना तो ये पीसीज के जैसे एकदम मतलब क्या कहते हैं उसको बेस मॉडल भी नहीं है, ना ही हमारे जैसे अपग्रेडेड मॉडल है, ये बीच के, ठीक है। ये लोग बेसिकली क्या है, आप लोगों के बीच के हैं। अब पीसीज जो होती हैं यानी कि जो मछलियां वगैरह हैं, अगर इनके अंदर सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इनका हार्ट कैसा दिखता होगा? जैसे हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो हमारे इसमें टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, उसमें 2 एट्रियम्स होती हैं और प्लस हम लोगों के इसमें क्या होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। सही कह रही हूं मैं? बिल्कुल। अब अगर मैं यही बातचीत पीसीज और एम्फीबियंस के लिए करूं तो उनकी बॉडी में तो क्योंकि सिर्फ एक ही सर्कुलेशन होता है, तो ऐसे केस में उनकी बॉडी के अंदर में 4 चैम्बर्स नहीं होते, ठीक है। उनकी बॉडी के अंदर में 4 चैम्बर्स नहीं होते। आप लोगों के जो फिश जैसी जो चीज़ होती है ना, इनके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक एट्रियम होता है और इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। और जो आप लोगों के एम्फीबियंस होते हैं और जो रेप्टाइल्स होते हैं जिनके अंदर में 1.5 सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो भी 1.5 सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि इनके पास टॉप पोर्शन में जो एट्रियम होता है वो तो होता है 2 एट्रियम, बट बॉटम पोर्शन में उनके पास 2 वेंट्रिकल्स नहीं होते, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही वेंट्रिकल होता है, सिर्फ एक वेंट्रिकल। समझो, सिर्फ एक वेंट्रिकल, बस उसी से वो लोग अपना काम चलाते हैं। सो पेपर में डायरेक्टली तुमसे पूछा जा सकता है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द एनिमल हैविंग सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो मछलियों के नाम लिख देना। पूछा जा सकता है गिव 2 नेम्स ऑफ एनिमल्स हैविंग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो बर्ड्स और मैमल्स लिख देना। और 1.5 या फिर जिसको मैं बेसिकली कहूँ साइंस की लैंग्वेज में, इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ना तो ये सिंगल है ना तो डबल है, इसे क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, तो लिख देना। हाँ, वैसे इसमें एक एक्सेप्शन होता है, आपका क्या नाम है उसका, मगरमच्छ है ना, रेप्टाइल एक मगरमच्छ, मतलब मगरमच्छ एक रेप्टाइल है, स्पेलिंग में भी रॉन्ग, क्रोकोडाइल की स्पेलिंग तो आती है बट मगरमच्छ पता नहीं, हिंदी बहुत टाइम हो गया ना नहीं लिखी। ये जो मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ एक रेप्टाइल होता है, बट रेप्टाइल होने के बावजूद भी ये अपने ग्रुप के लोगों के साथ गद्दारी करता है और इसके अंदर 1.5 चैम्बर ना होकर, बोलो कितने चैम्बर होते हैं इसके अंदर? टोटल आप लोगों के कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना, 4 चैम्बर्स। ये एक एक्सेप्शन है, आपको ये बुक में पूछेगा नहीं कभी भी, तो बस एक जीके फैक्ट के नाम पे हमने पढ़ लिया। अब एक बार देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है। उस पार्ट में हम लोग मूव करते हैं, पेपर में आपको इस तरीके से पूछा जाएगा। अब देखो, अब जैसे हम लोग सबसे पहले बातचीत करते हैं आप लोगों के 1.5 सर्कुलेटरी सिस्टम की, ज़्यादा डिटेल में बातचीत नहीं करेंगे इसमें। तो बताओ, ये आप लोगों का 1.5 सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसे? देखो, ये राइट एट्रियम है, या आप लोगों का लेफ्ट एट्रियम है, और नीचे में 2 वेंट्रिकल्स होने चाहिए थे, एक राइट वाला वेंट्रिकल होना चाहिए था, एक लेफ्ट वाला वेंट्रिकल होना चाहिए था, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेंट्रिकल है। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये किसका है? आप लोगों के एम्फीबियंस का है, और ये साथ में किसका है? रेप्टाइल्स का है। यानी कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स
एक्सेप्ट दैट मगरमच्छ, ठीक है, इन लोगों के अंदर आप लोगों को ये पर्टिकुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, और तुम्हें ये भी शायद पता होगा कि इन पर्टिकुलर एनिमल्स को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का ये मतलब नहीं कि उनका खून ठंडा होता है, एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये नहीं कि उनका खून जो होता है वो गर्म होता है, नॉट लाइक दैट, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये कि ऐसे एनिमल्स जिन्हें अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट करके रखना पड़ता है। जैसे बाहर मान लो बहुत ठंडी है, तो मेरी बॉडी के अंदर भी, मान लेते हैं कोई कश्मीर में रहता है, उसके आजू बाजू का जो माहौल है मान लो वो 5 डिग्री सेल्सियस पर है, तो क्या उसकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर भी 5 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? नहीं, है ना। उसका बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो उसकी जो बॉडी है उसका जो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का 23 जितना भी डिग्री सेल्सियस, वो नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करती है उसकी बॉडी। कैसे करती है? बिकॉज ऑफ ब्लड। अब भैया नागपुर में इतनी गर्मी रहती है 45-48 के नीचे तो टेम्परेचर यहाँ जाता ही नहीं है गर्मियों में, तो बाहर का अगर टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है, इट डजंट मीन्स कि हाँ मेरी बॉडी के अंदर का भी टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। मेरी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? मेंटेन करके रखा जाता है, ठीक है। अगर मेंटेन ना करो तो फिर बुखार आ जाता है, लेकिन फिर भी मेंटेन करके रखा जाता है, तो इसे हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है आप लोगों का, कि ऐसे एनिमल्स जिनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की नीड होती है। अगर मेंटेन नहीं किया तो ऐसे में समझ जाओ क्या क्या हो सकता है, उसमें हम नहीं घुसेंगे। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ऐसा होते हैं एनिमल्स जिन लोगों को क्या नहीं होती है, टू बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। उनको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मछली की बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ऐसा हो जाएगा कि अगर पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री है तो मछली का खून भी 5 डिग्री सेल्सियस का होगा, ऐसा नहीं होता। उनकी बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उनको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती क्या करने के लिए बोलो, आप लोगों के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बराबर, ठीक है। अच्छा, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो जाता है एडजस्ट, ठीक है। दे डू नॉट नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे डू नॉट नीड एनर्जी टू मेंटेन दिस टेम्परेचर, ठीक है। दे डू नॉट नीड एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। उनको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अलग से एनर्जी नहीं लगती। मतलब सोचो, तुम्हें पढ़ना है उसके लिए एनर्जी, तुम्हें खाना है, खेलना है, सोना है, भागना है, काम करना है उसके लिए एनर्जी, प्लस बॉडी के ऑर्गन्स को काम करवाना है उसके लिए एनर्जी, प्लस तुम्हें सोचना है उसके लिए एनर्जी। और अब इतनी एनर्जी के अलावा एक और एनर्जी मांगती है, कौन? हमारी वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बॉडी, कि ला बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, इसके लिए भी एनर्जी ला। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में हम लोगों को ये एक एडवांटेज मिलता है कि उनकी बॉडी को, उन लोगों को अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अलग से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करने की ज़रूरत नहीं होती, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, या फिर बहुत कम होती है, ठीक है। या क्या होती है? बहुत ही कम होती है। बस ये हमको पता रखना है कि ये बेसिकली एम्फीबियंस के बारे में है। अच्छा, अब होता क्या है, देखो बेसिक नियम जैसा हमारी बॉडी के अंदर होता है सेम इनके अंदर होता है। यहाँ से होगी कोई वेना कावा वगैरह, वेना कावा जैसी चीज़ें राइट एट्रियम में लाकर ब्लड को डाल देंगी, राइट एट्रियम से ये ब्लड किसी तरीके से नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, उन लोगों के लंग्स के पास चला जाएगा, ताकि लंग्स उनको ऑक्सीजनेट कर दें। फिर लंग्स ने जब उनको ऑक्सीजनेट किया तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू अगेन जैसा हमारी बॉडी में होता है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को नीचे आना था लेफ्ट वेंट्रिकल में, बट नीचे तो लेफ्ट वेंट्रिकल है ही नहीं, तो ये उसी सेम वेंट्रिकल में आ जाएगा। यानी कि सोचो कि उसी सेम वेंट्रिकल में आपका अच्छा ऑक्सीजनेटेड खून भी आ गया और उसी सेम वेंट्रिकल में पहले का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा। इसका मतलब हम जो कहते थे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए, इसके बीच में एक सेप्टम होता है, यहाँ पे वो सेप्टम मिसिंग है, इसीलिए यहाँ पे 2 वेंट्रिकल्स ही नहीं है, वो एक ही वेंट्रिकल्स हैं। और यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाता है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आप लोगों के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या हो जाती है, बोलो, मिक्सिंग हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पे, उनकी दोनों की मिक्सिंग हो जाती है। तो ऐसे में अगर उस ब्लड को निकाल के आप किसी बॉडी पार्ट को दे रहे हो तो क्या वो बॉडी पार्ट को मिलने वाला ब्लड 100% प्योर ऑक्सीजनेटेड होगा क्या? नहीं, उसके अंदर CO2 भी होगी। या फिर अगर आप उसी ब्लड को लेकर लंग्स के पास जा रहे हो कि लंग्स भाई इसको डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड कर दो, तो लंग्स बोलेगी इसके पास तो पहले से ऑक्सीजन है, CO2 तो थोड़ा सही है। तो इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में, मतलब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बॉडी में ब्लड जो होता है आप लोगों का कैसा सर्कुलेट होता है, आप लोगों का मिक्सचर सर्कुलेट होता है, मतलब CO2 प्लस O2 के मिक्स वाला ब्लड सर्कुलेट होता है। सिर्फ O2 वाला ब्लड सर्कुलेट नहीं होता या फिर सिर्फ CO2 वाला ब्लड लंग्स के पास नहीं जाता, दोनों का मिक्सचर जाता है। अगर मान लेते हैं मेरी बॉडी के अंदर 100% O2 वाला ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और एक रेप्टाइल के अंदर सिर्फ 50% O2 वाला ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में सेल्स 100% O2 ले लेंगे और एम्फीबियंस के केस में वही सेल्स सिर्फ 50% O2 ले पाएंगे। तो अगर सेल्स के अंदर O2 कम जाती है तो रेस्पिरेशन की में जो एनर्जी निकलेगी वो भी बोलो कैसी निकलेगी, कम। इसीलिए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनकी खुद की बॉडी में, वो एनर्जी प्रोड्यूस उनकी बॉडी में कैसी होती है, लेस होती है। कैसी होती है, लेस। भगवान का शुक्र है अगर हमारी बॉडी में भी इस तरीके की मिक्सिंग होने लगती तो सोचो, हम एनर्जी इतनी कम प्रोड्यूस होती तो हम उस एनर्जी को कैसे कैसे यूज करते, कहाँ कहाँ यूज करते। हमारे सर पे तो टेंशन आ जाती है, हे भगवान मुझे इस काम के लिए एनर्जी चाहिए, मुझे उस काम के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से लाओ, एनर्जी की किल्लत हो जाती। बट क्योंकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को मानती हूँ मैं एनर्जी लगती है और मैं मानती हूँ कि उनकी बॉडी में एनर्जी लेस प्रोड्यूस होती है, बट कम से कम उनकी एनर्जी, उनका खर्चा एक जगह बच जाता है। बोलो किस काम के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए जो एम्फीबियंस और वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी बॉडी में डबल सर्कुलेशन नहीं होता, फिर भी उनकी जिंदगी मजे से कट जाती है क्योंकि उनको एनर्जी नहीं लगती किस काम के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो हम लोग हैं, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर ये डबल सर्कुलेशन होता है तो इस डबल सर्कुलेशन से क्या होता है बताओ, डबल सर्कुलेशन से क्या होता है, आप लोगों का 100% O2 जाती है किसके पास, बॉडी पार्ट्स के पास। और उस बॉडी पार्ट्स में जितने भी सेल्स होंगे वो सारे के सारे सेल्स उस बॉडी पार्ट में से 100% O2 को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं और फिर वहां से बहुत सारी एनर्जी बनाते हैं। कहने को तो बहुत सारी एनर्जी बनती है लेकिन वो सारी की सारी एनर्जी किसी ना किसी काम के लिए यूज हो जाती है। इवन हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी यूज हो जाती है। तो सोचो, इसका मतलब अगर हमारी बॉडी कम एनर्जी बना रही होती और अगर हम लोगों को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी खर्च करनी पड़ती तो कितनी तकलीफ हो जाती। अब क्योंकि हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हमारी बॉडी को कैसी होती, ऊपर से हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स भी है ना। आपके लिजार्ड या आपके बाकी के क्रोकोडाइल तो नहीं कहना चाहिए, लिजार्ड और मेंढक के जैसे बहुत ही सिंपल नहीं है ना, बहुत बड़ी भी है। तो हमें ज़्यादा डिमांड है। लिजार्ड क्या करता है, सोया पड़ा रहेगा, मेंढक सोया रहेगा, हमको काम करना होता है, हमें पढ़ना होता है। हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है। अगर एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको ऑटोमेटिकली O2 भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब O2 कहाँ से आएगी बोलो ज़्यादा, अपने आप तो O2 ब्लड के अंदर आएगी नहीं ना, कैसे आएगी, आपके हार्ट के द्वारा ही आएगी। तो O2 को ज़्यादा से ज़्यादा आ सके इसका मतलब मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है ताकि हमारी बॉडी की हाई एनर्जी डिमांड को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। अगर तुम्हारी बॉडी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा तो तुम्हारी बॉडी की जो हाई एनर्जी डिमांड है तुम उसको पूरा नहीं कर पाओगे, और अगर तुम उसको पूरा नहीं कर पाओगे तो एनर्जी की डिफिशियंसी की वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। हो सकता है तुम्हें थकान महसूस हो, तुम्हें नींद आए, तुम्हें काम करने का मन ना लगे, तुम्हें लूज फील करे, तुम्हारे ऑर्गन ठीक से वर्क ना कर पाए। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे प्राणी में, दैट इज मछली। अब जो देखो मछली होती है ना, मछली की कहानी बड़ी ही सिंपल है। हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी मछली है, ये मेरी मछली है। मछली की बॉडी में यहाँ पे बोलो क्या होते हैं, अंदर में गिल्स होते हैं। क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। बताया था मैंने रेस्पिरेशन में भी। यहाँ से मछली क्या करती है, पानी अंदर लेती है। अब जो पानी को वो अंदर भेज रही है
उस पानी के अंदर में क्या होता है बोलो, डिजॉल्व्ड O2 होता है, ये तो तुम जानते ही हो। फिर यही पानी जो मछली के मुंह से अंदर जाता है, ये इस गिल्स के अंदर ऐसे 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 पास होता है। तो गिल्स क्या करती हैं, सारा का सारा O2 लेती हैं, सारा का सारा O2 ले लेती हैं, सारा का सारा O2 ले लेती हैं। गिल्स क्या करती हैं, सारा का सारा O2 ले लेती हैं और मछली पीछे से पानी निकाल देती है। अब कहाँ से निकालती है उस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल बातचीत नहीं करेंगे, बट पीछे से पूरा का पूरा पानी निकल जाता है और जो पानी बाहर जाता है उसमें क्या होता है, CO2। मछली अपने अंदर पानी स्टोर नहीं करती, नहीं तो दिन भर मछली इतना सारा पानी पीती रहेगी, बेचारी पानी पी पी के फट के मर जाएगी। ऐसा नहीं होता कि मछली पानी पीती रहती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है। मछली के अंदर में क्या होता है, आप लोगों के गिल्स होते हैं। गिल्स क्या करती हैं, उस वाटर के अंदर में जितना भी डिजॉल्व O2 रहता है वो ले लेती हैं। ये नीचे हार्ट है। मछली के पास ये 2 ही चैम्बर्स होते हैं, ये एक चैम्बर और मान लेते हैं ये दूसरा चैम्बर, बस ये 2 ही चैम्बर्स होते हैं मछली के अंदर। मैंने अभी बताया था, एक होता है एट्रियम और एक होता है आप लोगों का, बोलो कौन, वेंट्रिकल्स। अब मछली ने, ठीक है, मछली ने क्या किया, जितनी भी O2 ली, मतलब जितना भी पानी उसने अपने अंदर लिया, उस पानी के थ्रू उसने अपने क्या क्या गिल्स के थ्रू सारा का सारा डिजॉल्व्ड O2 ले लिया। अब ये डिजॉल्व्ड O2 अगर हमारी बॉडी में होता तो क्या वो डिजॉल्व्ड O2 डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स के पास जा सकता है क्या, हमारी बॉडी के अंदर? नहीं, हमारी बॉडी में O2 डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स के पास नहीं जा सकता, उसको हार्ट की मदद लेनी ही पड़ती है। बट गिल्स कहती है मुझे जरूरत नहीं है, किसकी, हार्ट की। मैं इस O2 को क्या करूंगी, डायरेक्टली किसको सप्लाई कर दूंगी, बॉडी पार्ट्स को, डायरेक्टली कर दूंगी। डायरेक्टली किसको सप्लाई कर दूंगी, बॉडी पार्ट्स को। यानी कि हमारी बॉडी में कैसा होता है, O2 घुसता है, किसके अंदर घुसता है, आप लोगों के हार्ट के अंदर। यहां पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, जितना भी गंदा गंदा CO2 होता है सिर्फ वही CO2 अंदर जाता है, फिर वो CO2 यहाँ ये वो इस तरीके से ट्रैवल। यानी कि अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ तो अगर ये फिश का हार्ट है तो गिल्स के अंदर देखो कौन सा वाला O2 ब्लड गया, गंदा वाला ब्लड गया, ठीक है। ये ऐसा ब्लड गया, देखो ब्लू कलर का ब्लड गया। गिल्स ने क्या किया, उस ब्लू कलर के ब्लड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, आपके रेड कलर के ब्लड में। रेड कलर का ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जो हमने ब्लड दिया था वो कैसा दिया था, डीऑक्सीजनेटेड। गिल्स ने उसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, है ना। गिल्स सिर्फ O2 लेने के अलावा ये भी काम करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देती है। अब अगर हमारी ह्यूमन बॉडी होती तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलो क्या करता, वापस से हार्ट के अंदर आता। लेकिन फिश के अंदर ऐसा नहीं होता, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, जहां पे उसको देना होता है। अगर उसको किसी बॉडी पार्ट्स को देना है तो डायरेक्टली वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स के पास चला जाएगा। वो वापस से आप लोगों के हार्ट के अंदर एंट्री नहीं लेगा, ठीक है, वापस से हार्ट के अंदर एंट्री नहीं लेगा। और फिर बॉडी पार्ट्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करेंगे, फिर से उसको डीऑक्सीजनेटेड बना देंगे और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा। यानी कि मछलियों के हार्ट के अंदर में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के बाद जानता है, गिल्स उनको ऑक्सीजनेटेड करती हैं, लेकिन ऑक्सीजनेटेड करने के बाद उनको वापस से हार्ट के अंदर नहीं देती, वो उनको वापस से किसको दे देती हैं, बोलती हैं हाँ हार्ट के पास क्या जाना, जा डायरेक्ट बॉडी पार्ट्स के पास चला जा, बस। तो इसका मतलब हार्ट के अंदर सिर्फ एक ही बार ब्लड घुसता है, वो भी कौन सा वाला, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड वाला। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्कुलेशन होता है, दिस इज नोन एज व्हाट आप लोगों का सिंगल सर्कुलेशन। तो मछली के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, रेप्टाइल्स और आपके एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं, एव्स और मैमल्स के अंदर टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे हमारा खून वाला सर्कुलेटरी सिस्टम समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट वुड बी लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हमारी बॉडी के अंदर में ब्लड के अलावा एक और सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, ठीक है, छुपा रुस्तम, दैट इज लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जिसके लिए पहले हम कल ये सीखेंगे कि आखिर लिम्फ क्या होती है। जब आप 9th में थे आपको ये पता था कि आपके ब्लड क्या होता है ना, ब्लड के अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये वो, बट हमें अभी ये नहीं पता कि लिम्फ क्या होता है। तो पहले हम सीखेंगे कि लिम्फ्स क्या होते हैं, जब हम सीख जाएंगे कि लिम्फ्स क्या होते हैं फिर हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है।
जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती हैं उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, वेसल्स वगैरह। तो बेसिकली कल हमको क्या सीखना है, लिम्फ्स क्या होते हैं ये सीखना है, और वो वेसल्स कौन कौन सी होती हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर वो सीखना है, और उसके बाद हम देखेंगे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ये टॉपिक आपके ब्लड वाले सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसा ज़्यादा बड़ा नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। ओके, तो फिलहाल इसको यहाँ ओवर करते हैं। इन केस अगर तुम्हें कोई डाउट होता है तो उस चीज़